बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अमेरिका में जो तब्दीली आई है उसके असरात इस खित्ते पर क्या होने वाले हैं, ये हम अपने पहले प्रोग्रामात के मौज़ूआत में भी ये शामिल था और आज हम ख़ास तौर पर इस मौजू को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, इस रीजन के हवाले से अब अमेरिका की तरजीहात क्या हैं और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से अमेरिका के नई इंतज़ामिया क्या सलूक करती है और ख़ास तौर पर जो कंटेनमेंट चाइना के हवाले से जो ट्रंप की पॉलिसी थी उसमें कुछ बदलाव आने के इम्कानात हैं या नहीं, ये आज का हमारा मौजू। और साथ ही हम जिक्र करेंगे कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रोज़ ब रोज़ ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। और साथ ही जो अच्छी ख़बरें हैं इस हवाले से कि जो थर्ड ट्रायल जो जारी था पाकिस्तान में उसमें भी कुछ मस्बत जो है वो नताइज मिले हैं और हम इस तमाम ट्रायल्स को जारी रखने वाले और इस अमल की निगरानी करने वाले डॉक्टर जवेद अकरम साहब बात करेंगे कि कितनी कामयाबी मिली है। पहले मौजू की जानिब बढ़ते हैं और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो आलमी अमूर पर ख़ास तौर पर चाइना के हवाले से, भारत के हवाले से और ख़ुद अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से भी जो है अथॉरिटी समझे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जवान साहब और अस्सलाम वालेकुम औरिया मकबूल जान साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत अच्छा शुक्रिया। अच्छा उस्मान साहब, इससे पहले के आगे हम बढ़े, ये जो 50 दिन रहते हैं इस वक्त ट्रंप के 19 जनवरी तक, इसके बारे में बहुत सी गुफ्तगू इस वक्त अखबारात में बाकी जगहों पे हो रही है और क्योंकि बेसिकली एक नॉन ट्रेडिशनल सा अजीबोगरीब सी चीज़ आया है वहाँ पर, और ख़ास तौर पे ये न्योम की जो मुलाकात है उसके बाद वो समझते हैं कि कोई ना कुछ ट्रंप जो है ईरान के साथ कुछ ना कुछ करने वाला है ताकि आइंदा उलझा जाए। जी, ये इसका खदशा पाया जाता है और खास तौर पे उस वक्त था जब इलेक्शन की शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो उनको रिजल्ट्स तस्लीम करने पड़े। और एक और चीज मैं बता दूं कि इलेक्शन जब 3 नवंबर को था तो 3 नवंबर से 3 दिन पहले गालिबन 1 नवंबर को जो अमेरिकन चेयरमैन है ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के, जो हेड है उनके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन फोर्स के, उन्होंने बकायदा जो अमेरिका के टॉप चैनल्स हैं उनको ब्रीफिंग दी और कहा कि जनाब बी वेरी क्लियर कि ये जो नेशनल गार्ड बुलाए गए हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर, ये आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं, आर्म फोर्सेस का, हम न्यूट्रल हैं और हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि यही कि हम आइन को फॉलो करेंगे। ये अमेरिका की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बकायदा ब्रीफिंग दी गई है, जैसे हमारे भी कई दफा INPR की बैकग्राउंड ब्रीफिंग होती है, आर्मी चीफ की बैकग्राउंड ब्रीफिंग, उन्होंने पहली दफा ऐसी ब्रीफिंग दी, यानी कि हम कोई गलत कदम नहीं होने देंगे। पहले ख्याल था ना कोई वो सैनिक कर, लेकिन अब फासला बहुत बड़ा हो गया, 8 करोड़ वोट क्योंकि मिल गए बाइडेन को, इसको ये 6 मिलियन वोट से कम थे तो फिर न्यूट्रल का पाया ट्रंप के लिए वो काम। तो मेरे ख्याल में ये मुझे डाउटफुल लगता है कि ये पेज पे हटेगा, क्योंकि अब उसने उसकी गवर्नमेंट में भी जो जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ग्रीन लाइट दे दी है कि आप उसको एक्सेप्ट कर बाइडेन एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इसमें शायद उनकी मिलिट्री भी इस ऑर्डर डिफाई करेगी। आई वुड नॉट बी सरप्राइज। आपको याद होगा कि बाइडेन ने कहा था कि अगर ये इलेक्शन हार गया और ये व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेगा तो फिर फौज आएगी इसको निकालने के लिए। तो ये थर्ड वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हम अमेरिका में भी आ रही है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जो बन रहा है इस वक्त, आपको इल्म होगा कि ये जो अपना क्रिश्चियन जायनिस्ट और दूसरे अपना जूस जायनिस्ट समझते थे कि जो बिल क्लिंटन का पीरियड है ये सेकुलर वैकुलर उनके साथ ज्यादा था और वो समझते थे कि बड़ा गलत है, उसके खिलाफ भी थे। फिर वो बुश के जमाने में उन्होंने खास तौर पे एक बनाया कि बाइबल बेल्ट डिफेंडर है बहुत बड़ी। फिर माइक पेंस की आप बैकग्राउंड को जानते हैं। खतरा जो मुलाकात का है जिसके ऊपर तबसरा लोग कर रहे हैं कि जाते जाते ये कुछ ईरान, क्योंकि ईरान ने और बाइडेन के जो बयानात इस वक्त आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि जैसे समझते हैं कि हम वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ कर सकता है इस वॉर के मामले के नजर नहीं ईरान के साथ। एक चीज थोड़ी वाज़ेह रहे कि ये बाइडेन का इलेक्शन इजराइल के लिए और इजराइल के जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो मुस्लिम दुनिया में हो या मुस्लिम दुनिया से बाहर, उनके लिए बड़ा धचका है। खास तौर पे जो सऊदी अरेबिया और UAE ने सारे अपने एयरपोर्ट ऑल द एग्स इन ट्रंप बास्केट, उनकी उम्मीद भी ये लगाई हुई थी। और अगर
कोविड ना होता, मैशत तबाह ना होती, तो शायद ट्रंप इलेक्शन जीत सकता था, क्योंकि उसके मुकाबले में मजबूत कैंडिडेट था। इसका ट्रंप की जो है ना पॉलिटिक्स वो पंजाबी स्टाइल है, देखी जाएगी, वो पैज और गाला भी और का वो उसकी अप्रोच है। ये तो शरीफ आदमी है बाइडेन, तो जरा जेंटलमैन है, तो उस हवाले से उसका था। लेकिन मेरे ख्याल में वो ऑप्शन नैरो हो गया। अगर उसने अटैक भी किया तो लोग कहेंगे कि ये इजराइल लॉबी ने करवाया है, ये सऊदी अरेबिया के इनको पर किया है, या यूएई की ने आंख मारी है, तो उसके नतीजे उनके लिए बुरे होंगे। जो नई एडमिनिस्ट्रेशन, तो नया सदर तो आ रहा है 20 जनवरी को, बाइडेन ने बांधा है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। उसमें फिर इनको सजा मिलेगी। और दूसरा एक और ना भूलें कि पिछले हफ्ते जो रिमेम्बरेंस डे हो रहा था सऊदी अरेबिया में, उधर पहला बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है कई सालों के बाद, बल्कि 25 सालों के बाद सऊदी अरेबिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है रियाद में। तो मेरे ख्याल में उनको ये भी डर है कि उसका फिर रिएक्शन, अगर दुबई में एक बॉम्ब फट गया या अबू धाबी में या रियाद में, तो फिर ये सारा इलाका जो है बड़ा इट बी ऑन फायर। मेरे ख्याल में वो मुताबिक रहेगा तो हर रिएक्शन, एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और वो खौफजदा होंगे कि ऐसी चीज ना हो जिससे और अदम इस्तेकाम हो। यस, वो प्रेशर डालेंगे। मीटिंग भी हुई है, मीटिंग पोम्पियो ने कराई है। पोम्पियो अगर सदर का उम्मीदवार होगा रिपब्लिकन पार्टी, उसने अपनी तैयारी कर ली है ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ। और आपको पता है कि ये जो क्रिश्चियन राइट विंग है और ज़ायनिस्ट लॉबी है, इनका बेताब हो गया है, और वो बाइबल की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में कहते हैं कि ये था, ये था, ये था, तो उस मजहबी लिहाज से भी जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ना भूलिए, इस वक्त अमेरिका का जवाल आया हुआ है। अमेरिका लॉस्ट पोस्ट 9/11 के बाद। जो स्टडी अभी आई है ब्राउन यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 9/11 के बाद $6.4 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन में 1000 अरब डॉलर होते हैं। ठीक है, $6.4 ट्रिलियन तो उन्होंने जाया किए 9/11 के बाद। ठीक, तो अमेरिका, आपने देखा सीरिया से भागा, लीबिया से भागा ट्रंप ने एक बात ठीक की कि हम नई जंगें नहीं कर सकते। ईरान के खिलाफ जंग नहीं की, अफगानिस्तान से उन्होंने कहा कि हमने तालिबान के साथ मुआहदा कर लिया, इराक से फौज विड्रॉ की। एक रियलिटी है, अमेरिका का जवाल जो इराक की जंग से शुरू हुआ था वो और तेज हो गया है, और अमेरिका तकसीम शुदा और कमजोर अमेरिका है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी में मेरे में अब फौजी मुदाखलत का ऑप्शन लिमिटेड। अच्छा साहब, इसके बाद उस्मान साहब तैयार हो रहे हैं सवाल के लिए। ये पोस्ट ट्रंप अमेरिका कहा जाता है, प्री ट्रंप और पोस्ट ट्रंप अमेरिका। वो कहते हैं पोस्ट ट्रंप अमेरिका को हैंडल करना कोई इतना आसान काम नहीं है बाइडेन के लिए, जिस तरह की वो व्हाइट सुप्रीमेसी की रिफ्ट आ गई है और वो लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं और अजीब गरीब सी सूरत हाल। असला ये पोस्ट ट्रंप अमेरिका जो है, इसकी क्या सिनेरियो है? मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में पोस्ट ट्रंप अमेरिका शुरू नहीं हुआ। अच्छा, अमेरिका में एक सियासी खाना जंगी की सिचुएशन हुई ऑलमोस्ट। और आप देखें कि जो तकसीम शुदा हुई है, ट्रंप ने जो वोट लिया है ना, 7.5 करोड़ वोट, ये बहुत बड़ा वोट, ये बहुत, इसका मतलब है कि उसकी हर जगह सपोर्ट कायम है, और लोग कहते थे ये इंतहा पसंद है, ये है। दूसरी बात, और यह सब एक नोट करें आप, ट्रंप मेरे ख्याल में जॉन एफ कैनेडी के बाद पहला अमेरिकन सदर है जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। ये अपनी इसकी ब्रांड है। ये देखे ना, वो जॉन एफ कैनेडी को तो मार दिया, उसको फारग कर दिया, उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं वो उन्होंने अमेरिकन सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, चाहे वो CIA हो, पेंटागन हो, सिस्टम जो है व्हाइट हाउस का, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह, उसके प्रोडक्ट थे, वो उसका हिस्सा थे। ये बंदा अनोखा था, बखड़ा था, जैसे कहते बखड़ा गया। तो इसकी अपनी अमीर आदमी है, इसकी पार्टी इन्होंने खुद अडॉप्ट की, इसकी अपनी पॉलिटिक्स थी। और आपको पता है CIA ने, पेंटागन ने इसकी सब पॉलिसी की मुखालफत की, इंक्लूडिंग विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये इसकी अपनी ब्रांड थी। तो पोस्ट ट्रंप नहीं शुरू हुआ, इसका बेस अभी तक कायम है, और ये अफसोसनाक बात है। और बेस क्या है? तासुब, तकसीम, तसादुम, इंतहा पसंदी और नस्ली इम्तियाज, मुसलमान दुश्मनी, इस किस्म की पॉलिटिक्स का है। और उसका जो चीफ एडवाइजर था मिडिल ईस्ट में कौन था? जेरेड कुशनर, जो इजराइल का खास नुमाइंदा है, जो उसका दामाद भी है। समझे कि इजराइल, नेतन्याहू का अपना बंदा, कोई एजेंट व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सेस था इजराइल को व्हाइट हाउस के अंदर, और सारा ये गंद जो हुआ है, अभी हो रहा है, ये रिकग्निशन ये उसने करवाया है। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बताएं कि जो आप सिनेरियो बता रहे हैं, तो अब ट्रंप साहब तो चले गए, अब बाइडेन आ गया, और ये जो कुर्बतें बढ़ी हैं पिछले अरसे में, ट्रंप के अरसे में, इसराइल, UAE और सऊदी अरब के हवाले से भी इत्तलाआत हैं, और इंडिया उनके करीब गया है, और पाकिस्तान इस ब्लॉक से निकलता हुआ नजर आया और एक साइड पे, और अब भी
हम बात करते हैं कि शायद यूएई की और सऊदी अरब के कोई आइडियल ताल्लुकात हमारे साथ नहीं रहे, तो अब जब बाइडेन साहब आएंगे तो आपको इस कैफियत के अंदर कुछ बदलाव नजर आता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान इस तमाम तर सिनेरियो में कहां खड़ा है? बहुत सही। पहले आप देख लें कि क्या तब्दीली आई है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिलेशन। लेकिन 70-80 साल से एक एग्रीमेंट था, ऑयल फॉर सिक्योरिटी, आप हमें सस्ता तेल बेचेंगे, उसके एवज हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये 1945 में जो मीटिंग हुई थी फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया किंग अब्दुल अजीज साहब, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, और वो एग्रीमेंट टाइम था कि आप तेल की सप्लाई नहीं रोकेंगे, और अगर रुकी तो फिर आप नतायज होंगे। और एक दफा रुकी थी सर, जो रमजान जंग हुई थी 1973 की, अरब इजराइल जंग, शाह फैसल शहीद ने वो तेल रुकी के आके क्योंकि इजराइल की हिमायत करे, और उसके नतायज आपको पता है क्या हुए थे, 2 साल बाद उनको भी फारा कर दिया। तो ये एग्रीमेंट था। अब वो एग्रीमेंट हैज फॉल्न अपार्ट। अमेरिका का वो इंहिसार नहीं रहा सऊदी एनर्जी पर, तेल पर, उनके पास शेल गैस आ गई है, वो डिपेंडेंस नहीं रही। और आपको याद है कि 2 साल पहले क्या बयान दिया था ट्रंप ने, बड़ा तौहीन में बयान था कि जी क्या है, अगर हम इमदाद विड्रॉ करें तो 2 हफ्ते में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी सऊदी अरेबिया। ये बयान एक अमेरिकन सदर ने दिया है पब्लिकली, तो वो बड़ा तकबर का बयान था, उसमें कोई तब्दील भी नहीं आई। तो उस हवाले से वो एक बुनियादी चेंज आया है। इन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि द रोड टू वॉशिंगटन लाइज टू तलब। अगर वॉशिंगटन में आपको कोई जाना है तो वो रास्ता तलवीज है, क्योंकि इजरायली लॉबी या यूएस लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था पैट ब्यूकैनन, वो कहता था कि यूएस कांग्रेस एंड वॉशिंगटन इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी के लिए कब्जा उन्होंने किया हुआ है। तो चिड़ी भी फर्क सकती है उनकी, चाहे डेमोक्रेट हो। एक तो ये बात। दूसरा, इन्होंने ये ऑफिशियल कह दिया कि हमारा मेन दुश्मन जो है इजराइल नहीं है, वो ईरान। उस हवाले से एक जो गैप आ रहा है, जो वैक्यूम आया है, जो खला पैदा हुई है, उसमें आप एक बड़ा अजीम मुस्लिम लीडर है रजब तैयब एर्दोगान, सदर तुर्की के, वो भी उस पे आगे है। आप देखिए उनका असर किधर है, पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान, कतर, लीबिया, हर जगह आप देखेंगे एर्दोगान का है, और वो स्टैंड भी ले रहा है, और दबंग तरीके से ले रहा है। चाहे फलस्तीन हो, रोहिंग्या हो, कश्मीर हो, वो परवाह नहीं कर रहा। तो एक बुनियादी तब्दीली आ रही। अब उस हवाले से मेरे ख्याल में जो कुर्बतें थी ट्रंप की सऊदी अरेबिया के साथ, वो शायद उस तरह नहीं होगी। बाइडेन वालों ने कह भी दिया है कि एक तो वो यमन की वॉर की मुखालफत करते हैं, दूसरा वो इंसानी हकूक, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या मिस्र हो, उसमें वो आवाज उठाएंगे। और जहां तक मोदी का ताल्लुक है, मोदी भी एक फाशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है, और मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू फर्स्ट कजन्स हैं आइडियोलॉजिकली, क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन तीनों, और वो भी अपना नेतन्याहू भी वो इंतहा पसंद है, जोश इंतहा पसंद है, ये हिंदुत्व का इंतहा पसंद है। तो सोच तो वही है ना उनकी, मुसलमान दुश्मनी इंटरनली और पाकिस्तान बैशिंग अब्रॉड, जो खासकर मोदी की मैं बात। तो कश्मीर पर देखे ना, इसने भी स्टैंड लिया, बाइडेन ने जुलाई में स्टेटमेंट दिया, उससे पहले कमला हारिस ने भी अमेरिकन कांग्रेस में बयान दिया कि कश्मीरी अकेले नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी को बहुत धचका लगा है, उनको तकलीफ। अच्छा मिशा साहब, उस वक्त जिमी कार्टर, आपको याद होगा, जिमी कार्टर ने यही ह्यूमन राइट्स वाली सूरत शुरू की थी, तो आपको पता है कि वो ईरान से गायब हो गए थे, फिर अमेरिका जो थे, बल्कि रिलीजन से ही गायब, एक किस्म का गायब हो गए थे। तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये जो इस तरह की दोबारा वो जो डेमोक्रेट्स की वो सूरत बिल्टअप हो रही, जिससे जो बाइडेन जो है अनदर जिमी कार्टर इन मेकिंग। ये बड़ा अच्छा आपने वादा किया कि जो जिमी कार्टर और जो बाइडेन का दोनों के कोशिश करते हैं कि मॉरल पोजीशन भी ले। और एक हमें फायदा ये भी है कि जो बाइडेन जो है वो पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह जानता है, उसमें एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तानी लीडरशिप को मिल चुका है, पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका है, वो खारजा मुल्क कमेटी का चेयरमैन रहा है, उसका वॉशिंगटन एस्टैब्लिशमेंट की जो सोच है पाकिस्तान के हवाले से एक बैलेंस पॉलिसी मेरे ख्याल रखेगा। तो जिमी कार्टर का ये ना भूलें कि आपने याद है कि बताया था उसकी अप्रैल 2019 में ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई, ट्रंप ने फोन किया जिमी कार्टर को, ये बताया कि चीन हमसे आगे गुजर निकल गया है, हम क्या करें, चीन का कैसे मुकाबला करें। जिमी कार्टर ने कहा कि जनाब आप की वजह चीन आगे आपसे आगे गुजरा है, क्योंकि 40 साल से आप जंगों में
मुब्तला है और चीन ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, जंग नहीं की, और हम उनके अमेरिका जंग कर रहे हैं। तो जिमी कार्टर की राय बड़ी वाज़ेह है और इसीलिए अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसने फलस्तीन के इशू पर, इजराइल के इशू पर क्लियर स्टैंड लिया। ठीक, और उस बेचारे को फिर मिली, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत बहुत है अभी। अच्छा मुशाहिद साहब, आप सेनेट की अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अभी कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी ये करार दिया कि हम खारजा महाज के ऊपर जो है हमारी बड़ी कामयाबी है। लेकिन जो अपोजिशन है, ज़ाहिर आप भी अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब ने खारजा महाज पर कामयाबियां समेटी हैं? और ख़ास तौर पे जो अभी हमने सिनेरियो को डिस्कस किया कि सऊदी अरब के साथ जो फासले हैं और फलाना, और तुर्की के कुर्बत के हवाले से हमने क्या पेशरफ्त की है, एक नया ब्लॉक जो इलाके में बनने जा रहा है, उस सिमत में हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? और साथ ये भी कि ये जो जुल्फी बुखारी हर जगह पे कहता फिरता है कि कुशनर मेरा बहुत जाती दोस्त है और मैं विनो, तो ये इसके बाद क्या होगा? देखें जी, बड़ी वाज़ेह बात है, ये यारी दोस्ती सबको कहते थे। वो मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहब कहती थी बुश मेरा यार है, कोई कहता था क्लिंटन मेरा यार है, कोई कहता फलाना यार है। और जॉन फॉस्टर डलेस था अमेरिका का वजीर खारजा, 1959 में उसने कहा था अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हमारे कोई यार दोस्त नहीं है परमानेंट, हमारे मफादात। इसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो रीजनल सिचुएशन आगे से कुछ हद तक बेहतर इसलिए हुई है, उसमें सिर्फ मैं क्रेडिट फौज को भी दूं। फ्रैंकली जनरल बाजवा ने भी पॉलिसी जो थी माजी की, अफगानिस्तान की पॉलिसी और ईरान पॉलिसी में तब्दीली ला, और खुद विजिट भी किया है, और वो क्रेडिट देना चाहिए कि पहले था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अपने यार दोस्तों को इंस्टॉल करो, काबुल ने नहीं किया। अगर पाकिस्तान में अब्दुल्ला भी आया है, गुलबदीन हिकमत यार भी आया है, ये कहा था कि अब्दुल्ला नॉर्दर्न अलायंस की बात। ईरान का आर्मी चीफ 2 दफा इधर आ चुका, हमारे आर्मी चीफ 2 दफा इधर आ चुके, उनके चीफ ISI के पास आए, ISI वाले उधर भी गए। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक बिल्डिंग स्पेस मिल गई है अगले दोस्त, एक स्ट्रेटेजिक स्पेस। अमेरिका आपको डू मोर नहीं, उनके नजरिया जरूरत के तहत अमेरिका को आपकी जरूरत है अफगानिस्तान के लिए, या बाइज्जत तरीके से हमें रुखसत कर दिया जाए, मैं जुते ना पकड़ा। और हमने कहा ठीक है आप जुते, और मेरी भी आपकी करवाने देंगे, आपकी तालिबान हमने मुलाकात भी करा दी, सुलह भी करा दी, और देखें तालिबान से मुआहदा किया अमेरिका ने, और उसमें से 4 लोग वो थे जो गुआंटानामो बे में कहते थे दहशतगर्द, उनको स्पेशली बुलाया गया उस मीटिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ उनकी एग्रीमेंट होना मेरे ख्याल में अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, खारजा पॉलिसी 29 फरवरी के एग्रीमेंट हुआ है। बिल्कुल ठीक, ये यूनिक चीज। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पोजीशन जो सऊदी अरेबिया से खराबी आई है, सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात हमारे 2015 से खराब शुरू हुए हैं, जब हमने यमन में उनका, और आपको याद हो कि और यूएई के साथ भी हमारे ताल्लुकात पिछले 5-7 साल से खराब हुए, बिकॉज वो दुबई एक्सपो पर हमने पहले सपोर्ट किया कि हम वादा लिया करेंगे। फिर जब इस्तांबुल एर्दोगान ने हमें कहा कि इस्तांबुल में करेंगे हम पोजीशन चेंज जी, और तुर्की को वोट जो दे दिया सऊदी अरेबिया को अभी भी पाकिस्तान की बड़ी शक्ति की जरूरत है। सऊदी अरेबिया और यूएई एक पोजीशन ऑफ वीकनेस पे वो इजराइल को तस्लीम किया है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। सरेंडर तो बड़ा इजी ऑप्शन है। आज हम कहें कि हिंदुस्तान की बालादस्ती मानते हैं तो आपके सारे हम दूर हो जाएंगे। आप बड़े अच्छे मुल्क हैं, आप बड़ा प्रोग्रेसिव मुल्क है, आप तरक्की पसंद भी है, आप लिबरल भी हैं, आप हर कुछ है। वो सरेंडर इज नॉट ऑप्शन फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान या तुर्की और मुल्क। और मेरे ख्याल में सऊदी कल को जरूरत पड़ेगी वो इंतजार फोन कॉल इधर ही आएगा 051 के एरिया कोड हमें कोई फोन भेजे या हमें सिक्योरिटी की मदद। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पूरे कोई ताल्लुकात बहुत ठीक है। सब मैं नहीं कह सकते, कुछ हद तक नाराजगी कह सकते हैं, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करने की जरूरत है? इस वक्त हमारे दफ्तर खारजा को, वजीर खारजा को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने की जरूरत है कि हम अपने जो दरीना दोस्त हैं सऊदी अरब, यूएई वगैरह, इनको मना सके, इनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात। हमारे वहाँ एम्प्लॉय वहाँ बहुत बड़ी तादाद है, 3 मिलियन उधर है, 2 मिलियन इधर यूएई है। पहली बात है कि हम लोगों की तवक्कुआत ना बढ़ाएं, हम झूठे दिलासे न दें। इंशाल्लाह फिक्र में करें, हम कर देंगे इंशाल्लाह, हम आपके साथ या हम बता दें कि क्या हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हमारे आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, ताल्लुकात, लेकिन हमारे हमसाए में
ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, तुर्की के साथ हमारे 100 साल पुराने ताल्लुकात हैं, खिलाफत मूवमेंट के ताल्लुकात हैं, हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन आपके साथ जो ताल्लुकात हैं वो खसूसी ताल्लुकात हैं, स्पेशल रिलेशनशिप है पाकिस्तान की 3 मुल्कों के साथ, चाइना, टर्की और सऊदी अरेबिया, और वो कायम रहेगी। तो हम ऐसा ना काम करें कि लोग हमें से तवक्कुआत को ज्यादा समझते हैं और वो फिर हम हर जगह कहते हैं ना पेरेंट्स ऑफ ओवर कमिटमेंट हम क्या करें। और ये मुसलमानों में आजकल मुनाफिकत बहुत आ गई है, हम कहते कुछ है, दिल में कुछ और होता है और फिर स्टेट टॉक नहीं होती। मेरे ख्याल में टाइम आ गया है कि हम दोस्तों के साथ तो कम से कम हम मुनाफिकत ना करें, ना सही बात करें, और वो दोस्त भी समझ जाएंगे, दोस्त भी दुनिया में रहते हैं। आफ्टर ऑल किंग सलमान ने फोन नहीं किया प्रेसिडेंट अर्दोगान को कि हम आपसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन उनके भी मफादात हैं। तुर्की के साथ तुर्की ने उनकी मुखालफत की लीबिया में, तुर्की ने उनकी मुखालफत की कतर के इशू पर, लेकिन उन्होंने टेलीफोन किया, उनके हम मामूल को लाना चाहते हैं। ये जनाब प्रैक्टिकल दुनिया है। नजरिया जरूरत जो है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया हो खासा पॉलिसी। चले जी, देखते हैं नजरिया जरूरत और बहुत बहुत मफाद जो शुक्रिया है। मुशाहिद साहब, बहुत आपकी बहुत मोहब्बत, बहुत आप शुक्रिया। तशरीफ लाते हैं, बड़ी इनायत, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी मुशाहिद साहब। और इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे बढ़ते हुए कोरोना की सूरत हाल और इसके बाद जो इकदाम किए जा रहे हैं और जो वैक्सीन किस स्टेज के ऊपर है, इस पर करेंगे बात।